रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एक ऐसा नाम जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली कंपनीज की भी जरूरत बन चुके हैं। अरसा बीत गया पर फैंस में उनका क्रेज आज भी वैसा ही है जैसा कि आयरन 1 में था या फिर शेरलॉक होम्स में। आरडीजे से मानो एक ऐसी दूर बन गई है कि मार्वल हो सकता है खत्म हो जाए पर आरडीजे का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊंगा आरडीजे से जुड़ी कुछ बहुत ही रेयर फैक्ट्स। रेयर से मतलब रेयर, ना कि वो घिसे पिटे फैक्ट जो कि आपको बाकी लोगों की वीडियोस में मिलते हैं। क्या आपको पता है कि आरडीजे का आईक्यू लेवल 160 है? यस, ये वही रेंज है जिस रेंज में एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग आते हैं। इसका मतलब ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फास्ट लर्निंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का लेवल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्होंने अपने कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स जैसे कि टोनी स्टार्क, शेरलॉक होम्स में भी अपने लॉजिक, साइंस और अपने विटी ह्यूमर के साथ लोगों को दिखाया कि उनका पोटेंशियल किस लेवल का है। मार्वल के राइटर्स ने कई बार आरडीजे के सजेशंस को स्क्रिप्ट में ऐड किया हुआ है एंड उनके बहुत सारे इम्प्रोव डायलॉग्स इस बात की गवाही देते हैं। इवन दो शेरलॉक होम्स जो कि एक डिटेक्टिव की कहानी है, उसमें भी उनके इम्प्रोवाइजेशन है। ये सब बताता है कि उनकी एक्टिंग सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का भी एक नमूना है। आरडीजे का जन्म 4 अप्रैल 1965 में हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। बट डू यू नो कि अपनी एक्टिंग जर्नी 1970 में शुरू कर दी थी, यानी कि सिर्फ 5 साल की एज में। आरडीजे के पापा रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक बहुत अच्छे खासे फिल्म मेकर थे एंड यही रीजन था कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। और 1970 की एक फिल्म पाउंड में उन्होंने एक पपी का रोल किया। ये रोल काफी छोटा जरूर था बट आरडीजे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि उन्होंने एक पपी का रोल किया था विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। यस, वो बस एक इंसान के बच्चे बन के कुत्ते का बच्चा बना था एंड ऑडियंस काफी ज्यादा कन्विंस भी हो गई थी। आरडीजे ने अपनी स्कूलिंग कैलिफोर्निया में की, लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया एंड न्यूयॉर्क अपनी माँ के पास आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को अच्छे से यानी कि सीरियसली परस्यू करना शुरू कर दिया। 1970 के बाद आरडीजे को वैसे तो कुछ खास रोल्स नहीं मिले बट 1985 में वियर्ड साइंस, 1986 में बैक टू स्कूल और 1987 में लेस देन जीरो जैसी फिल्मों में उन्हें अच्छा खासा काम मिलने लगा। उन्होंने अपने रोल में कोकेन एडिक्ट का एक कैरेक्टर प्ले किया जो कि उनके एक्टिंग स्किल को शोकेस करता है। इस रोल के लिए उन्हें काफी ज्यादा प्रेज मिला। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी दिखाई, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में चल रहे इशू उनके प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहे थे। यही रीजन था कि 1990s में आरडीजे एक ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। वो कई बार रिहैब में गए, वो कई बार अरेस्ट भी हुए बट वो अपने एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसका पूरा ब्लेम वो अपने फादर पे लगाते हैं। वो बताते हैं कि आरडीजे सीनियर ने उन्होंने बचपन से उन्हें एडिक्शन की तरफ मोड़ दिया था। एक 5 साल के बच्चे को पता था कि कोकेन क्या होता है एंड उसको कंज्यूम करने से क्या हो सकता है। मतलब एक बहुत अच्छे करियर के साथ साथ आरडीजे के फादर ने उन्हें ड्रग एडिक्शन भी दिया। बट जैसे तैसे 2008 में आरडीजे ने मार्वल के आयरन मैन के साथ अपना कमबैक किया। ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन चुका था। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल को इस तरीके से शोकेस किया कि वापस मुड़ने का कोई रास्ता था ही नहीं। उन्होंने अपने रोल में एक बिलियनर जीनियस का कैरेक्टरिस्टिक दिखाया, जिसके बाद एवेंजर्स एंड गेम, आयरन मैन, स्पाइडरमैन होमकमिंग और ना जाने कितने मार्वल के प्रोजेक्ट्स जो कि आरडीजे को टोनी स्टार्क बनाते हैं। शायद आपको पता नहीं, जहां पूरी दुनिया आरडीजे को चाहती है कि उनके पास आए, पूरी दुनिया चाहती है कि वो आरडीजे को देख ले, छू ले, बट जापान थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो जापान में बैन है। यस, आपने सही सुना। 2009 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर जापान में अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए गए बट उन्हें एक ड्रग रिलेटेड केस में अरेस्ट कर लिया गया। जो केस काफी क्लियर तो नहीं था बट जापानीज अथॉरिटीज ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। लगभग 6 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद फाइनली उन्हें जापान में एंट्री मिली, बट ये जापान में उनकी आखिरी एंट्री थी क्योंकि इसके बाद उन्हें कभी जापान जाने नहीं दिया गया, बल्कि वो जापान में अब तक बैंड है।
टॉम क्रूज आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले थे। ये बात शायद सबको पता है, बट डीसी में भी एक कैरेक्टर है जिसे आरडीजे प्ले करने वाले थे, बट वो रोल उनके हाथों से निकल गया। बट कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर हम डीसी के उस रोल में आरडीजे को देख लेते तो हो सकता है आयरन मैन के रोल में कभी आरडीजे को कंसीडर ही नहीं किया जाता। एंड वो कैरेक्टर था बैटमैन बिगिंस में स्केरक्रो का रोल। बकायदा आरडीजे ने इसके लिए ऑडिशंस तक दिए थे, लेकिन ये रोल किलियन मर्फी को मिल गया। ये अगेन एक एग्जांपल है कि कैसे उन्होंने रोल्स के लिए एफर्ट्स लगाए, बट डेस्टिनी उन्हें कुछ और ही देना चाहती थी। और रही बात आयरन मैन की, तो जॉन फेवरो जो कि आयरन मैन के डायरेक्टर है, उन्होंने काफी इंसिस्ट किया था अपनी मार्वल टीम से कि आरडीजे को इस रोल के लिए लेना चाहिए, क्योंकि टोनी स्टार्क जैसे फ्लॉड कैरेक्टर को सिर्फ आरडीजे ही संभाल सकते थे। एंड यू नो कि मार्वल ने आरडीजे को हायर करने के लिए स्पेशल इंश्योरेंस क्लॉज तक बनाए थे उनके ड्रग्स एडिक्शन की वजह से। चार्ली चैपलिन मूवी इनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट मूवीज में से एक है, पर जहां एक्टर्स को रोल के लिए मूछें उगाने में भी प्रॉब्लम होती है, वहीं आरडीजे ने इस रोल के लिए अपना पूरा डेडिकेशन दिया। चार्ली चैपलिन के रोल प्ले करने के लिए उन्होंने मेथड एक्टिंग तक सीखी, जैसे वायलिन एंड टेनिस लेफ्ट हैंड से सीखना, चैपलिन के एक्सेंट को कॉपी करना, क्योंकि चार्ली चैपलिन इंग्लैंड से थे, उनका ब्रिटिश एक्सेंट थोड़ा सा अलग था और ये थोड़े से का फर्क बहुत मुश्किल था। तो आरडीजे ने ना सिर्फ उनके एक्सेंट को मिरर किया, बल्कि चैपलिन से उनकी स्पीच रिदम भी बिल्कुल मैच करती थी। ना सिर्फ शूट पे बल्कि ऑफ स्क्रीन भी, घर से बाहर, अप मार्केट्स में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो चैपलिन की तरह ही बात करते थे। मतलब उस पूरी जर्नी में उन्होंने चैपलिन को जिया है। एंड चार्ली चैपलिन की फैमिली आरडीजे के इस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करती है। वो बताते हैं he really captured the essence of the Charlie। वही डायरेक्टर रिचर्ड बताते हैं रॉबर्ट didn't act Chaplin, he became the Chaplin। क्योंकि चैपलिन की फिजिकल कॉमेडी को अडेप्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना, उनके एक्सप्रेशन एंड उनकी टाइमिंग, वो सब कुछ चैपलिन से मिलती जा रही थी। वो बताते हैं कि वो घंटों सिर्फ चैपलिन की मूवीज देखते, उनके एक्सप्रेशन को कॉपी करने की कोशिश करते, और जो हमने देखा वो सच में चैपलिन ही था। एंड यही रीजन था कि उन्हें चैपलिन के रोल के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन तक मिला। एंड पूरी एक्टिंग की दुनिया ने उन्हें सीरियस लेना शुरू कर दिया। अपने हाईटेक रोल्स के लिए आरडीजे को जहां प्रेज किया जाता है, बट रियल लाइफ में अपने इको फ्रेंडली नेचर के लिए उन्हें और ज्यादा प्रेज किया जाता है। यू नो कि आरडीजे का घर बिल्कुल विंड पावर का यूज करता है, जो कि घर की सारी एनर्जी की नीड को पूरा करता है और अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करता है। जिसके अलावा सोलर पैनल्स में भी उनका काफी इंटरेस्ट है। उनके पूरे घर के रूफ पे सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, या हम कह सकते हैं कि सोलर पैनल को काफी ज्यादा मशहूर भी आरडीजे नहीं किया है, बल्कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी काफी बिलीव करते हैं। वो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और अपने घर के पानी के शॉर्टेज को काफी ज्यादा कम करते हैं। बल्कि उन्होंने अपने घर को बनाने में भी सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज किया, जिसके लिए रिसाइकल्ड मटेरियल्स लाइक लो एनर्जी बिल्डिंग टेक्निक्स और बहुत सारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने घर को बनाया। यानी कि नेचर की तरफ उनका जो रवैया है वो सच में काबिलिय तारीफ है। वो मानते हैं कि उनके अकेले के एफर्ट से ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं होगा, बट उनको दिल से बड़ी शांति मिलेगी। इवन की आरडीजे की अगर इन्वेस्टमेंट्स भी देखें, इको फ्रेंडली कंपनीज में ही है, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कार्बन कैप्चर जैसे एरियाज में काम करती है। वो बिलीव करते हैं कि टेक इनोवेशन के साथ हम ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, जिसके लिए आरडीजी को ग्लोबल अवेयरनेस अवार्ड भी मिला। और वो बताते हैं कि अपने छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ हम दुनिया में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो गाइज, ये थे आरडीजे से जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई नो फैक्ट्स थोड़े कम है, बट ये रेयर जरूर है। बाकी छोटे मोटे फैक्ट्स तो आपको इंटरनेट की हर दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।